पवार जी की आत्मकथा अछूत के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरीके से उनके पिताजी की मृत्यु के बाद उनकी मां जो है वो वैधव्य निभाने का कठोर निर्णय लेती हैं। उनकी दादी के संदर्भ में हम पहले ही इस बात को पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से महारवाड़ा जो है वो किसी के भी काम नहीं आता था और औरतों की इज्जत जाने का हर पल वहां खतरा बना रहता था। बावजूद इसके उनकी मां जो है अकेले ही अपने बच्चों को पालने पोसने का निर्णय लेती हैं और जब उनके सामने पुनः विवाह का प्रपोजल आता है तब वो उसे किस तरह ठुकराती हैं और फिर किन परिस्थितियों में उनके और उनके पिताजी की विवाह हुआ उसके ऊपर भी दया पवार जी चर्चा करते हैं। और यहाँ एक खास बात पे मेंशन करना नहीं भूलते हैं कि उन दिनों महार लोगों के लिए जो है वो अलग से शमशान घाट हुआ करते थे जहां पर उन्हें जलाया नहीं बल्कि दफनाया जाता था और उनके पिताजी को भी दफनाया गया था महारों के अलग शमशान घाट में। तो यहां तक तो हमने पिछले एपिसोड में चर्चा कर ली थी। अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे, तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। इन सभी यादों के निश्चित साल में नहीं बता सकता, पर अभी तक याद है स्वतंत्रता की जलेबी चौथी कक्षा में मिली थी। एक चमकदार बिल्ला मिला, उसमें भारत माता की प्रतिमा अंकित थी। बड़े गर्व से उसे छाती पर लगाकर घूमता। परंतु स्वतंत्रता मिली अर्थात वास्तव में क्या हुआ? तो यहीं पर डॉक्टर अंबेडकर हमेशा बोला करते थे कि ये स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण भर है, इसमें अस्पृश्यों के लिए कोई रियायत या कोई अधिकार की मांग नहीं की जा रही है। वही बात यहाँ पर दया पवार जी भी लिख रहे हैं कि संविधान में थोड़े बहुत अधिकार जो बाबा साहब ने दिए हैं, हकीकत में वो लागू कहाँ कर रहे थे कोई। वैसे जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन याद नहीं। गांव के स्कूल में नेताओं के भाषण हुए, वे जो कुछ भी बोल रहे थे मेरी समझ के बाहर था। मैं कक्षा में काफी होशियार था, बंबई के टेढ़े नल का पानी पी आया था। मतलब व्यंगात्मक लहजे में कह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि घाट घाट का पानी पिया हुआ इंसान, उस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं व्यंगात्मक शैली में। स्कूल में जब भी सुपरवाइजर आता धैर्य से खड़े होकर उनके प्रश्नों का मैं ही उत्तर देता। और यही सारी बातें जो है मुद्दैया में तुलसी राम जी ने भी बताई कि किस तरीके से सुपरवाइजर जब आते थे तो तुलसी राम जी सबसे ब्राइट स्टूडेंट थे अपनी क्लास के और हर वक्त सवालों के जवाब वही दिया करते थे, खास तौर से गणित के सवालों का। यहाँ पर दया पवार जी ने पहले ही मेंशन कर दिया कि वे गणित को छोड़कर बाकी चीजों में बहुत तेज थे। तो इससे पता चलता है कि यदि अपॉर्चुनिटीज दी जाएं तो हमारे लोग जो हैं वो मेरिट धारियों से कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं, बिना किसी रिसोर्सेज के बावजूद भी। कविता अच्छी आवाज में गाता, परंतु स्कूल में मेरा गणित विषय बड़ा कमजोर था। किसी टोंटी का पानी किस हौज में गया तथा समय, काम और गति का गणित मुझे कभी नहीं जमा। फिजिक्स को लेकर भाषा और इतिहास विषय मेरे हाथ के मैल। वैसे मेरे सहित चौथी में कुल 5 विद्यार्थी। शारीरिक तौर पर मैं अकेला ही दुबला पतला, बाकी सब हृष्ट पुष्ट। तो मतलब कितने कम बच्चे जो हैं उस वक्त पढ़ने आया करते थे स्कूलों में। इसके ऊपर भी रतन जी ने जो है वो पूरा वीडियो बनाया है कि डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग्स के हवाले से कि किस किस स्टैंडर्ड में जाकर जो है अस्पृश्यों के बच्चे स्कूल त्याग दिया करते हैं। उसे भी आपको जरूर सुनना चाहिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा बाबा साहब की राइटिंग्स एंड स्पीचेस के तहत। भगवंत आवारी का भरा पूरा गोरा चिट्टा बदन एक घूंसे में मुझे जमीन दिखा सकता था, पर मेरे प्रति बड़ा स्नेहिल था। वार्षिक परीक्षा में मैं गणित में फेल हो गया। बाकी तालुके के गांव में पढ़ने जाने वाले थे, इसी को अकेला यहाँ क्यों रखना, ऐसी बात मास्टर के दिमाग में आई होगी। उन्होंने बड़ा भड़ ग्रेस मार्क्स देकर मुझे अगली कक्षा में धकेल दिया। मुझे आगे पढ़ाया जाए या नहीं, शायद ये विचार माँ के सामने रहे हों। महारवाड़ा में उमा दादा की माँ को सलाह, सखू लड़के को क्यों स्कूल भेजती हो, हम क्या ब्राह्मण हैं, गली कूचे घूमेगा, दाना पानी कमा लेगा, नहीं तो जाएगा ढोर चराने, 4 पैसे लाएगा, तुम्हारे नॉन तेल की व्यवस्था हो जाएगी। मतलब नमक तेल की व्यवस्था हो जाएगी। और हम पहले पढ़ चुके हैं उमा आजा जो है वो ऐसा कैरेक्टर है जो किसी को खुशहाल नहीं देख सकता, हमेशा गलत सलाह देता है। और दया पवार जी के पिताजी को भी खून के झूठे इल्जाम में फंसाने वाले यही उमा दादा अर्थात उमा आजा ही थे। माँ ने उमा दादा की सलाह नहीं मानी। बच्चे को पढ़ाना है, उसे बड़ा साहब बनाना है, ये प्रेरणा उन दिनों उसे किसने दी होगी।
बाबा साहब कहते, महारिन के मन में अपने बेटे के लिए कौन से सपने होते हैं? यही ना कि चपड़ासी हो या सिपाही हो जाए, पर ब्राह्मणी की इच्छा होती है कि उसका बेटा कलेक्टर बने। ऐसी इच्छाएं महार की मां की क्यों नहीं होती? तो बाबा साहब की शिक्षाओं को भी इस आत्मकथा में बाकायदा कोट किया गया है जगह जगह पर, और उनकी शिक्षाओं का उस समय के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को भी दया पवार जी ने बखूबी लेखनीबद्ध किया है, और वे खुद भी इसके लाभार्थी रहे हैं। उनकी मां ने बाबा साहब की शिक्षाओं के महत्व को समझा और निर्णय लिया कि वे अकेले ही सही, चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अपने बच्चों को पढ़ाएंगी लिखाएंगी और बड़ा व्यक्ति बनने में उन्हें सहयोग करेंगी। तो जो लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि ये सब आत्मकथाएं फालतू हैं या उन्हें बड़ी दरकार है कि बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ा जाए, तो बाबा साहब का लिटरेचर पढ़कर क्या होगा यदि आपको यही नहीं पता चलेगा कि समाज में, उस समय के समाज में उनका कितना इम्पैक्ट था, वो भी जानना उतना ही जरूरी है। इन्हीं आत्मकथाओं के तहत हम कह सकते हैं कि हमारे से पहली पीढ़ी जो थी वो ज्यादा समझदार थी और बाबा साहब के विचारों को ज्यादा मजबूती के साथ फॉलो किया करती थी। चलिए टेक्स्ट पर लौटते हैं। शायद इसी भाषण का मां पर जाने अनजाने कोई असर हो गया होगा। मैं तालुके के गांव में स्कूल जाने लगा। सुबह शाम 3 मील की परेड करने लगा। उमा दादा से याद आया। उमा दादा हमारे घराने का घुटा हुआ आदमी। वैसे हमने उसकी कोई बात मन पर नहीं ली, पर उखाड़ पछाड़ की आदत किसी किसी की होती है। किसी का अच्छा चलता रहे तो उसे फूटी आंख नहीं सुहाता। उमा दादा का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही था। फिर भी उमा दादा का हम बुरा न मानते, बड़ा कौतूहल होता। एक बात तो यह थी कि वे भूत प्रेतों की कथाएं सुनाते, लीनावंती की बातें करते कि उसे पढ़ने से पशु पक्षियों की भाषा हम समझ सकते हैं, थूक से आदमी मारे जा सकते हैं। इसी प्रकार का उल्टा सीधा वे नीलावंती के बारे में बोला था। एक बार सावर के जंगल में नीलावंती पढ़ने के लिए गया और 5 फन का नाग किसी तरह अचानक सामने आकर फुफकारने लगा। यह बात कई बार उन्होंने हम लड़कों को नीम के नीचे बने चबूतरे पर बताई, परंतु ये नीलावंती हमने उसके पास कभी नहीं देखी। पर पीले कागजों में रामायण महाभारत की पोथियां हमने उसके पूजा घर में जरूर देखी थी। उन्हें पढ़ने की इजाजत होती पर वह हाथ न लगाने देते। पढ़ने की इच्छा होती पर वह हाथ न लगाने देते। उमा दादा ने इसी प्रकार की एक छोटी सी घटना मुझे सुनाकर मेरे जीवन में कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया। आज भी उस घटना की मात्र याद से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं इतना क्रूर क्यों हो गया? माँ सारी जिंदगी क्या इस प्रसंग को भूल गई होगी? माँ के चरित्र पर शंका, वह भी बेटे द्वारा। मेरी उम्र ही क्या थी ये सब चरित्र हनन समझने की? मेरी उम्र थी भी क्या? एक दिन स्कूल से वापस आकर चबूतरे पर उमा दादा के साथ गप्पे मार रहा था। बुढ़ा बड़ा धूर्त था। किसी घास के ढेर पर ज्यों जलती तीली फेंक दी जाए ऐसा ही कुछ हुआ। उसने मुझसे कहा, क्यों रे छोरे, तेरा बाप मर गया फिर भी तेरी माँ को दिन चढ़ गया, ये कैसे संभव हुआ? इस जलती तीली ने मेरा मन भड़क कर जल उठा। मन बेचैन, दिमाग में प्रश्नों का अंबार, भयानक दुविधा। बंबई में रहते समय मैंने विधवा महिलाओं के अनेक किस्से सुन रखे थे। एक बार तो कचरे के डिब्बे में मैंने नवजात शिशु को देखा था। मन में घुटन लिए घर आता हूँ, देखा कि माँ ने खाट पकड़ ली है। उसका मुंह देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। उसके लिए नस नस में घृणा भर आई थी। पड़ोस की बूढ़ी स्त्री चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। बुढ़िया मुझे लकड़ियां लाने के लिए दौड़ाती है। ए छोरे दौड़, तेरी माँ का गर्भ गिर गया। मैं संतुलन खो बैठता हूँ, अनाप शनाप बकने लगता हूँ। बाप मरने के बाद भी गर्भिणी कैसे, मेरा प्रश्न था। माँ ये समझ ना सकी कि वे हंसे या रोए। वे पागलों सी मुझे देखती रही। बुढ़िया मुझे समझाती। माँ और मेरे बीच 2-3 दिन तक बातचीत बंद। सामने जो कुछ भी आता खाता और स्कूल जाता। अंत में एक दिन माँ के मन का बांध फूट पड़ा। वे मुझसे लिपटकर पछाड़ मारकर रोने लगती है। सारी बात स्पष्ट करती है। बात यह थी कि पिताजी के रहते ही माँ के 2-3 महीने निकल चुके थे। जब यह सब बात स्पष्ट होती है तब मुझे यूं लगा जैसे मैं नरक से निकला हूं। अपनी समझ के फेर के कारण माँ को कैसी मौत सी सजा मैंने दी। फिर मैं एक बात गांठ बांध लेता हूं कि माँ को ताउम्र कभी नहीं दुखाऊंगा। यकीन मानिए इस तरह का इंसिडेंस पढ़ते वक्त मेरे भी इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि उस वक्त उनकी माँ पर क्या बीती होगी। पर माँ ये घटना कभी नहीं भूली। औरतों के बीच गप्पे मारते समय वे उस घटना का विशेष रूप से स्मरण करती और सारी औरतें मेरे इस पागलपन पर हंसती।
मेरी जिंदगी की ये भयानक घटना यदि 2-1 साल पहले पूछी जाती तब शायद न बता पाता। मैं अपने आप से डरता था, रोंगटे खड़े हो जाते, परंतु मेरी माँ का ही एक नियम था कि किसी एक व्यक्ति को अपना सब कुछ बता देना चाहिए। उसी ने ये साहस दिया। आत्मकथाएं लिखना, अपनी कमजोरियों को अपने श्रोताओं के सामने प्रकट करना, क्या ये आसान काम होती है? हम लोग भी जब अपने बारे में बात करते हैं तो ऐसी बहुत सी चीजें होती होंगी जो हम छुपा लेते होंगे, लेकिन आत्मकथा लिखने वालों में बहुत ज्यादा साहस होता है, जो वो अपनी कमजोरियों को भी दूसरों को बताते हैं। अपनी गलती एक्सेप्ट करना ही एक्चुअल में सबसे चैलेंजिंग होता है। मैंने भी भूतकाल को पूरी तरह भूल जाने की कोशिश करी, पर क्या इतनी सहजता से भूतकाल पहुंचा जा सकता है? कुछ दलितों को एक कूड़ा करकट बाहर उलीचने जैसा लगता है, परंतु आदमी यदि अपना भूतकाल नहीं जानता तो वह अपने भविष्य भी तय नहीं कर सकता। मैं बार बार एक कहावत बोलती हूँ कि यू कैन नॉट चेंज योर पास्ट, बट योर पास्ट कैन चेंज यू। आप अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन अतीत आप में बदलाव जरूर ले आता है। मैंने बचपन में जो महारवाड़ा देखा था वह अब उजड़ गया, परंतु बचपन में वहां के देखे चित्र में कैसे पहुंच सकता हूं, वे सतत मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं। इतना सच है कि मैंने जहां तक देखा था, महारपन में भिखारी वृत्ति नहीं थी। महारों को जो बलूत मिलता, बलूत नीचे कोट अनकोट करके दे रखा है, फुटनोट 1, बनिहारी, वर्ष का मेहनताना पैसों में न पाकर अनाज आदि के रूप में पाना, उसे बलूत कहते हैं। महारों को जो बलूत मिलता वह उनका अधिकार का होता। पूर्वजों को पुरस्कार स्वरूप 52 अधिकार देने वाले फरमानों की दंत कथा कई पीढ़ियों तक चलती रही। सबको इस परंपरा पर बहुत गर्व था। कहने मात्र को इनके पास इनाम में मिली जमीन थी। विशेषकर ये पश्चिम महाराष्ट्र में ही था। घर के पास जमीन का जो टुकड़ा होता उसे हाडकी कहते। शायद इस खेत में जानवर छोड़ने से उसकी हड्डियां उभर आती होंगी, इसलिए इसे हाडकी कहते। गांव के दूर पहाड़ों की तराइयों में जो जमीन थी उसे हाड़वला कहते। अपने गांव के महार के लोगों को मैंने कभी भी हाड़वला जमीन पर काम करते नहीं देखा। ऐसा कहते हैं कि मेरे जन्म से पहले महार लोग वहां की जमीन जोतते बोते थे, परंतु कुछ दूर होने के कारण बाद में गांव के लोगों ने उसे चरगाह के रूप में उपयोग करना शुरू कर दिया। उसका मुआवजा नाम मात्र का था। तो बलूत या बलूतेदारी व्यवस्था के ऊपर हमने क्रिस्तोफ जाफरेलोव की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण में अच्छी तरीके से पढ़ा था, और बहुत बेहतरीन तरीके से जाफरेलोव ने इस बात को रखा था कि बलूतेदारी कहाँ से शुरू हुई और फिर किस तरह ये खत्म हुई। उसी चीज का जिक्र जो है दया पवार जी ने भी अपनी आत्मकथा में किया है, और संभवतः यहीं से पढ़कर क्रिस्तोफ जाफरेलोव ने भी बलूतेदारी व्यवस्था को अपनी पुस्तक में इलेबोरेट किया होगा, क्योंकि क्रिस्तोफ जाफरेलोव की पुस्तक का पहला ही अध्याय जब शुरू होता है तो वह दया पवार जी के कोट से ही शुरू हुआ था। तो इससे भी आपको इस आत्मकथा की इंपॉर्टेंस समझनी चाहिए। टेक्स्ट पर लौटते हैं। 52 अधिकारों के बारे में महार मंडली के बीच का एक आश्चर्यकारक दंत कथा थी। पैठण के बैदर के मुसलमान बादशाह ने 52 अधिकार महारों को दिए, ऐसी दंत कथा थी। बाद में विट्ठल रामजी शिंदे की भारत में अस्पृश्यता की समस्या नामक पुस्तक में यह फरमान देख पाया। फरमान कुछ इस प्रकार था। पुरंदर किले के शेंदरी बुरज का काम शुरू किया गया, पर काम समाप्त ही ना होता। इसलिए बादशाह को सपना दिखा कि ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ बहू दोनों को यदि बुरज को समर्पित कर दिया जाए तो ये काम पूरा हो सकता है। बादशाह के जागने के बाद अपना सपना सयाजी नाइक चिपे को कह सुनाया। तब सयाजी नाइक ने कहा, मैं अपना बेटा और बहू देता हूं। फिर बहरीनाग और सोननाग का पुत्र नाथनाग व देवकाई दंपत्ति आश्विन बदी अष्टमी को शेंदरी बुरज में गाड़ दिए गए। बाद में बुरज के काम को सिद्धि मिली। तो इस तरह की जो बातें हैं ये भी हमने आत्मकथाओं में पढ़ी हैं। मुर्दैया में भी इस तरह की बात हमने पढ़ी है, और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो कहानी संग्रह है उसमें भी इस तरह की बातों का जिक्र है कि किस तरीके से अंधविश्वास में आकर जो है जिंदा व्यक्ति को नीचे गाड़ दिया जाता था नींव में। बावन अधिकारों का फरमान मिलने के अलावा महार मंडली में उसकी ईमानदारी की एक और दंतकथा प्रचलित थी। बादशाह की रूपवती युवा कन्या को दिल्ली पहुंचाना था। उन दिनों घने जंगलों से होकर रास्ते जाते थे। आवागमन
कि आज जैसे साधन नहीं थे, उसके साथ एक विश्वासपूर्ण ईमानदार महार को भेजा गया। वह महार नौजवान भी बड़ा हट्टा कट्टा था। राजा की कन्या पहुंचाकर वापस लौटने के बाद दरबार में उस पर संशय व्यक्त किया गया। मतलब ऐसा सोचा गया कि इसने कहीं कोई गलत हरकत तो नहीं करी राजकुमारी के साथ। राजा की कन्या पहुंचाकर वापस लौटने के बाद दरबार में उस पर संशय व्यक्त किया गया। इसने कन्या को रास्ते में कलंकित किया होगा, यह उस पर आरोप था। जाने से पहले उस महार नौजवान ने एक लकड़ी का छोटा सा पेटी राजा को दी और बोला, मेरी बहुत महत्वपूर्ण वस्तु इसमें है, आने के बाद वापस करें। महार नौजवान पेटी खोलने के लिए कहता है। उसमें उसका लिंग पहले से ही काट कर रखा हुआ था। राजा उसकी ईमानदारी पर खुश होता है। जो चाहो मांग लो, वह उस नौजवान से कहता है। महार युवक कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमारी जाति को पीढ़ियों तक का कोई लाभ मिलता रहे, ऐसा कुछ कीजिए। बादशाह ने 52 अधिकारों की सनद प्रदान की। ऐसी ये गौरवशाली परंपरा यानी महारकी चालू हुई। बचपन में देखी इस महारकी की कलेजे पर एक स्पष्ट रेखा खिंच गई। ये भूतकाल लाख पहुंचने पर भी नहीं मिटता। यदि मिट गया तो मेरे साथ ही जाएगा। मेरे चेहरे पर जो लाचारी का लेप दिखता है ना, ये तभी से है। तब कितना भी घिसिए खून निकलेगा, पर पोंछा नहीं जा सकता। आप अपने अतीत को पोंछ नहीं सकते, लोगों से छुपा जरूर सकते हैं कुछ समय के लिए। वैसे महार के काम का कोई टाइम टेबल ना होता था। 24 घंटे का बंधा हुआ नौकर, इसे बेगार कहते। बेगारी का कुछ स्वरूप रहा होगा। तो बेगार काटना हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन में भी पढ़ा था। मुर्दैया में भी इस तरह की बातें लिखी हुई थी। ऐसा काम करने के लिए विशेष अनुभव या कला की जरूरत न होती। महार जाति के कुछ काम तो गल कर गिर गए, पर कुछ काम गर्दन पर जूं से पड़े रहे। गांव का सारा लगान तालुके में पहुंचाना, गांव से आए बड़े अधिकारियों के साथ घोड़ों के साथ दौड़ना, उनके जानवरों की देखभाल करना, चारा पानी देना, ढिंढोरा पीटना, गांव में कोई मर जाए तो उस मौत की सूचना गांव गांव तक पहुंचाना, मरे ढोर खींचना, लकड़ियां फाड़ना, गांव के मेले में बाजा बजाना, दूल्हे का नगर द्वार में स्वागत करना आदि काम महारों के हिस्से में आते। तो इन सब चीजों का जिक्र क्रिस्तोफ जाफरेलो ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। इसके बदले मिलता बलूत। बचपन में मां के साथ ये बलूत मांगने खास तौर पर जाया करता। प्रत्येक घर से एक एक आदमी बलूत मांगने बाहर निकलता। मां दूसरी महार मंडली के साथ मराठों के खेत खलिहानों में बलूत लेने जाती। साथ में धोती का टुकड़ा होता। गुड़ आदि देते समय किसान बड़ी चकचक करते, कहते, अरे धेड़ों, तुम्हारी माँ की काम के नाम पर नानी मरती है और बलूत लेते सामने आगे क्या तुम्हारे बाप का अनाज है। मतलब पूरी मेहनत ये लोग बेचारे करे और अपना मेहनताना मांगते वक्त भी इनको गालियों के साथ नजराने के तौर पर गालियां मिलती थी मेहनताना देते वक्त। महार भी कुछ कम नहीं थे। काले भिल्ल धाकड़ वे मराठों से निडर हो बोलते। वो ऊपरी भाग देने की कोशिश करते। महार मंडली नीचे का अच्छा गुड़ चाहती, नीचे दानेदार गुड़ रहता। इनकी सबको जानकारी थी। जब गुड़ बनने का अंतिम चरण होता तब महार मंडली अपने कपड़े नीचे बिछा देती। एक बार ये कपड़ा बिछा दिया गया कि नीचे गिरा हुआ सारा गुड़ महारों को दे दिया जाएगा। पर देते समय वे लगातार गालियां बकते रहते। महार मंडली अपनी गठरियां ऐसे बांधती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो हमारे पूर्वजों को गालियां सुनने की जो बुरी लत थी ना, वो थी। कभी किसी ने प्रतिकार नहीं किया कि हम अपना मेहनताना मांग रहे हैं, हमें गालियां क्यों दे रहे हैं आप नजराने में। तो ये कमी तो हमारे पूर्वजों में थी। बाबा साहब ने भी अपने पूर्वजों को बहुत डांटा है कि हमारे पूर्वजों ने क्यों कभी इस गुलामी से मुक्त होने की बातें नहीं करी। महारकी के काम की एक घटना याद आती है। संपूर्ण गांव का लगान जमा हो गया था कि वे सब लेकर महार तालुके जाता। उसे पेटी कहते, उसे पट्टी कहते। ये पट्टी भरने पर कचहरी के क्लर्क से प्राप्त रसीद लेनी होती। एक दिन एक बूढ़ी विधवा पास के गांव पट्टी भरने गई। बेचारी भूली बुढ़िया थी। क्लर्क को पट्टी दी परंतु पावती मांगना भूल गई। क्लर्क का ईमान डोल गया। दूसरे दिन बुढ़िया पावती लेने कचहरी में दौड़ते भागते गई। क्लर्क ब्राह्मण था, कुछ भी पता नहीं लगने देता। बुढ़िया अपने ही दोनों हाथों से बाल नोचते गांव पहुंचती। उस पर गबन का कानूनी आरोप दायर किया गया। बुढ़िया बहुत याचना करती है, देवी मां की शरण लेती है,
पर उस पर किसी को दया नहीं आती। तो सिस्टम किस तरह काम करता है ये आप इन आत्मकथाओं से पता लगा सकते हैं। बार बार मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन सिस्टम में बार बार जिक्र इन्हीं चीजों का आता है कि एक ब्राह्मण किस तरीके से छल करता है और सब कुछ अपने नाम कर लेता है। जब भी उसे मौका मिलेगा वो ईमानदारी नहीं बरतेगा। तो ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है, ये ओवरऑल ब्राह्मणों का कैरेक्टरिस्टिक है। सब लोग उस पर थू थू करते, उसे हथकड़ी पहनाकर ताल्लुके में लाया जाता है, कोर्ट में पैसे हड़प लेने का आरोप सिद्ध हो जाता है, कचहरी का क्लर्क हाथ झटक कर चैन की सांस लेता है, 2-3 महीनों की सजा काटकर वह वापस आ जाती है। कभी कभी महारकी में इस प्रकार की जानलेवा घटनाएं भी घटती। चोरी करने वाले को या बेईमानी करने वाले को इसका एहसास नहीं होता, वो तो राजी खुशी होकर अपने घर में रहता, लेकिन जिसके ऊपर इल्जाम लगा वो बेचारा आत्मगलाने से इतना ज्यादा परेशान हो जाता कि आत्महत्या कर लिया करता या गांव छोड़कर चला जाता। तो इसी चीज को लेकर यहां पर जिक्र है। आगे सुनिए कि कभी कभी जो है वो आंदोलित हो उठते थे महार। तब वे क्या किया करते थे। एक बलूत लेने वाले को लेकर गांव और महारवाड़ा में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। बात कुछ यूं थी, परंपरा थी कि गांव से बलूत आया तो तुरंत ही उस ढेर का बंटवारा हो जाता। अपने उत्पादन में से कितना हिस्सा महारों को जाता है इसका वे अंदाजा लगाते। जैसे कुत्ते बिल्लियां पालते हैं वैसे ही महार थे। ऐसा गांव वालों का सीधा सा गणित था। साथ ही यह भी विश्वास प्रचलित था कि महार बच्चों को खिलाने से पुण्य भी मिलता है। गांव में महार का होना गांव वालों के लिए शान की बात हुआ करती। एक गांव की बात बताते हैं। शान की बात इसलिए हुआ करती कि हमारे गांव में इतने सारे गुलाम हैं। गुलामों का होना शान की बात होती, महारों का होना नहीं। और महार ही गुलाम थे। महार लोग गांव वालों के अत्याचार से तंग आकर गांव से भाग निकलने को हुए। गांव वालों ने रास्ता रोक लिया, उन्हें समझाया और महार लोगों को सम्मान पूर्वक वापस ले आए। गांव में महार नहीं अर्थात कुछ अमंगल होगा, शायद इस बात का उनके मन में डर रहा होगा। ऐसी ही घटनाएं, इसलिए महारों और गांव वालों के बीच का रिश्ता टूटे ना टूटता। अब गुलाम यदि भाग जाएंगे तो सारा काम जो है वो सवर्णों को अपने हाथों से करना पड़ेगा। हो सकता है गली कूचे की सफाई भी उन्हें करनी पड़े। कोई मरा जानवर पड़ा हो रास्ते पर तो उसे हटाना भी सवर्णों को पड़े। इन सब चीजों से ये लोग डरते थे, इसीलिए अपना मतलब साधने के लिए ये महारों को मनाने, उनकी हुल हुज्जत करने के लिए भी तैयार रहते थे। ऐसा नहीं था कि इनसे प्यार करते थे, ये तो अपने गुलाम जो है भाग ना जाए इसीलिए उनकी मनुहार करते थे। एक साल महारों ने तय कर लिया कि इस बार बंटवारा नहीं किया जाएगा। चारों ओर के 40 गांवों को भोज देने की उनकी योजना थी। निश्चित ही भोजन के लिए सिर्फ महार मंडली ही होगी। गांव के पास ही महारों के बलूत का एक बड़ा ढेर लगाया गया। गांव के पटेल की भी इतनी बड़ी ढेरी नहीं थी। सब गांव वालों की आंखें चौंधिया गईं। अपनी ही मेहनत पर ये महार मस्ती कर रहे हैं, इस प्रकार की प्रतिक्रिया गांव से उठने लगी। बस इस घटना के बाद महारों का बलूत देना बंद कर दिया गया। मतलब जब सब लोगों ने इकट्ठा करके ढेरी लगाई और पता चला कि सबसे ज्यादा रसूखदार व्यक्ति की भी ढेरी इतनी बड़ी नहीं है, तो जलन के मारे लोगों ने डिसाइड किया कि हमें नीचा दिखाने के लिए इतनी बड़ी ढेरी लगा रहे हैं, अगली बार से इनका बलूत ही हम बंद कर देंगे। सोचिए बाबा साहब क्या गलत कहते थे कि एक जो व्यक्ति है अस्पृश्य अच्छा खाता पीता पहनता उड़ता है तो एक सवर्ण को क्यों जलन मचती है, वो अच्छा देख ही नहीं सकता। बस इस घटना के बाद महारों को बलूत देना बंद कर दिया गया। महारों के 25-30 घर और 1,500-2,000 की गांव की बस्ती। वैसे ये विषम लड़ाई थी। गांव में चमार का सिर्फ एक ही घर था, परंतु महारों के झगड़े में वे कभी ना पड़ते। उस घर की रहट और चमड़े के पट्टों का धंधा गांव वालों पर ही चलता था। तो ये एक इकलौते परिवार की मजबूरी थी। उसकी तुलना में महारवाड़ा के कुछ परिवार काफी अच्छे थे। कुछ एक के आंगन में खिल्लारी बैलों की गाड़ियां, घर में दूध घी, इसका कोंकण में जाकर जानवर बेचने का धंधा था। आसपास के गांव से अच्छे सांड डांगी बैल खरीदते और बेचने के लिए कोंकण जाते। बचपन में महार लोग देखते थे खूब ऊंचे धाकड़ भरे पूरे काले भिल्ल
इनसे सारे गांव थर्राते। घबराने का कारण था इनकी विद्या, सोमा महार। सोमा महार एक प्रकार का जहर था। एक बार उमा दादा के पास छोटी पुड़िया में मैंने देखा था, सफेद शुभ्र महारों ने ये अस्त्र उड़ाया नहीं कि गांव के जानवर सर पर पैर रखकर भागते। वैसे ये एक अघोरी क्रिया थी, परंतु जो अमीर आदमी महारों को छलता उसके खिलाफ ये हथियार काम में लाया जाता। महार ऐसा करते कि ज्वार के गुच्छे या रोटी की लुगदी में वे जहर मिला देते और सबकी आंख चुराकर रात बेरात जानवरों को खिला देते। महारवाड़ा के बित्ते भर लड़के भी ये काम करते। महार एक पत्थर से 2 शिकार करते, विरोधियों का कांटा ढीला हो जाता और जानवरों की सगौती, मतलब उसके मांस पर फीस्ट। उसका चमड़ा भी महारों को मिलता। कभी कभी महारों को ठंडा करने के लिए गांव वाले जानवर महारों को न देकर खेत में एक गड्ढा खोदकर गाड़ देते। लेकिन इस समस्या पर गांव कभी एकमत न होता। महारवाड़ा की तरह गांव में भी कई गुट थे। 2 गुट तो बड़े जबरदस्त थे। वे केवल उपनामों के आधार पर थे, आवारी और पापल। तो आज का ये एपिसोड हम यही विराम देते हैं। आवारी और पापल क्या थे ये हम अगले एपिसोड में पूरा इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये सारे एपिसोड्स आपको कैसे लग रहे हैं ये मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और यदि आपको ये एपिसोड्स इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इन्हें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलिएगा। इसी के साथ हम मुझे आज्ञा दीजिए और अगले एपिसोड में आवारी और पापल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भीम।